वंदे मातरम भैया बहनों, आपकी कक्षा 10वीं की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपन उसी जो लेसन जो डेली के लेसन अपना चल रहा था, जहाँ पर अपन बात कर रहे थे हम लोग क्षार की रासायनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसी का अध्ययन अपन आगे करते हैं और बात करते हैं इस अभिक्रिया की कि अपन ने लास्ट जब खत्म किया था तो बात की थी कि अम्ल जो होता है या क्षार जो होते हैं धातुओं के साथ में क्रिया करते हैं, तो धातुओं के साथ में क्रिया करने पर क्या बनाते हैं। और इसी कंडीशन में अपने एक एग्जाम्पल ले लिया था जिससे पर कहा था कि क्या कारण होता है कि खट्टे पदार्थों को इन बर्तनों में नहीं रखा जाता है। इसका रीजन अपने दिखा था क्योंकि ये खट्टे पदार्थ होते हैं वो धातु के साथ में क्रिया करके लवण बनाते हैं और कुछ लवण की प्रकृति जो होती है विषैली प्रकार की होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जो अपन इससे पहले वाली क्लास में पढ़ चुके थे। उससे आगे अपन बात करते हैं अम्ल और क्षार की परस्पर क्रिया कि क्या होगा जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो उस कंडीशन में क्या स्थिति उत्पन्न होती है। तो उसके लिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो दोनों अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और इसी अभिक्रिया को स्पेसिफिक नाम दिया गया है और इसका नाम दिया गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया कौन सी क्रिया की कि जब हम लोग क्षार आपस में क्रिया करेंगे तो आपस में दोनों क्रिया करते हैं, क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और यह जो अभिक्रिया होती है इस अभिक्रिया को नाम दिया गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ऐसा हुआ कि उसकी भी बात करते हैं। अम्ल की अपन ने बात की थी और पढ़ा था कि अम्ल जो है जैसा कि आर्यनियस ने कहा था कि अम्ल जब जल में विलय होता है या जल में घुलता है तो रसायन मुक्त करता है और क्षार जो होता है हाइड्रोक्साइड मुक्त करता है। तो अब अपन जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया होती है तो इन दोनों की आपस की अभिक्रिया के अंदर द्विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होती है और द्विस्थापन अपन पिछले वाले लेसन में चर्चा की थी। अभिक्रिया होती है, इसका आयनन होता है, आयनन होने पर एक तो अल्फा रासायन मुक्त होता है, एक Cl रासायन मुक्त होता है, नहीं तो हाइड्रोजन आयन बनेगा, एक क्लोराइड आयन बनेगा। दूसरी अन्योन्य है, ये अपनी प्रकृति के अनुरूप हाइड्रोक्साइड मुक्त करता है तो इसका आयनन होगा, इसका अपघटन होगा, अपघटन होकर के हाइड्रोक्साइड मुक्त होगा और अन्य रसायन मुक्त होगा। यानी जो भी अम्ल और क्षार लिए उनका पहले आयनन हुआ है, आयनन होने पर परस्पर विस्थापित होते हैं, परस्पर विस्थापित होने का मतलब यहाँ का धनायन जो होगा यहाँ के ऋणायन के साथ में क्रिया कर लेगा और यहाँ का धनायन होगा वह इस ऋणायन के साथ में क्रिया कर लेगा। जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो ये तो बन जाएगा इसके संकेत के अकॉर्डिंग NaCl बन जाएगा, तो लवण में इंक्लूड हो जाता है NaCl प्लस H+ O दोनों क्या करते हैं, क्रिया करके ये एलिमिनेट कर देते हैं, जल बना देते हैं। तो ये वाली जो भी क्या हो रही है इसका नाम दे दिया गया कि अम्ल और क्षार जब परस्पर अभिक्रिया करेंगे तो इन अभिक्रिया करने के दौरान अभिक्रिया करके दोनों लवण और जल बनाते हैं। इसमें लवण हो गया, जल बन गया। कोई से एक और एग्जांपल लेने से अपने पास में H2SO4 है, इस H2SO4 की क्रिया हो जाती है कि वो इसके साथ में हो जाती है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अभिक्रिया होगी, इसका आयन होगा, ये हाइड्रोजन आयन मुक्त कर देगा, ये सल्फेट आयन मुक्त कर देगा, इसके भी इसका आयन होगा, ये हाइड्रोक्साइड मुक्त करेगा, ये पोटेशियम धनायन मुक्त करेगा। फिर आयरन हुआ, अब इसका क्या होगा, आपस में परस्पर विस्थापित हो जाएंगे, विस्थापित होंगे, यहाँ का धनायन इसके साथ में जाएगा, यहाँ का धनायन इसके साथ विस्थापित हो जाएगा। सूत्र बनाएंगे इसका, ये बन जाएगा अपने पास में क्या H2O बन जाएगा और ये बन जाएगा H2SO4, तो ये लवण बन जाएगा H2SO4 पोटेशियम सल्फेट और ये बन जाएगा जल बन जाएगा। तो ये भी क्या होगी कौन सी, अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया। कि अम्ल व क्षार जब भी रासायनिक क्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने पर वो लवण और जल बनाते हैं, जिसमें इस प्रकार का दिया हुआ है कि पहले उसका आयनन होगा, आयनन होकर दोनों क्या होंगे परस्पर विस्थापित हो जाएंगे, विस्थापित होकर के लवण और जल का निर्माण हो जाएगा और ये क्रिया कहलाएगी अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रिया। फिर एक बात आती है कि यहाँ पर इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा गया, तो अब उसकी अपन चर्चा करते हैं कि इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा क्यों जाता है। अगर उदासीन की अगर बात करें तो अपन ने स्टार्टिंग से ही बात की थी कि अम्ल जो होते हैं, जो खट्टे पदार्थ हैं उनकी प्रवृत्ति अम्लीय होती है, जो कड़वे होते हैं उनकी प्रवृत्ति क्षारीय होती है, ये सब मैंने चर्चा पहले कर चुके हैं। अब वे बात आती है कि जब यहाँ पर अम्ल क्षार के साथ भी क्रिया करता है या आप इसको कहते हैं कि क्षार की जब अम्ल के साथ भी क्रिया होती है तो इस अम्ल के द्वारा जो क्षार के प्रेक्षित प्रभाव होते हैं, जो क्षार के प्रभाव है जिसको क्षार प्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं, और क्षार के द्वारा अम्ल के प्रेक्षित प्रभाव को मतलब बहुत सारे गुणधर्म जो कि इसको अम्लीय प्रवृत्ति का बना रहे हैं, इसको अपन अम्ल बोल रहे हैं। तो अम्ल के द्वारा क्षार के प्रेक्षित प्रभाव को, क्षार के द्वारा अम्ल के प्रेक्षित प्रभाव को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। जैसे अम्ल के प्रेक्षित प्रभाव किसके कारण से है, हाइड्रोजन धनायन के कारण से, इसे क्षार के प्रेक्षित प्रभाव किसके कारण से है, हाइड्रोक्साइड के कारण से बनेगा कि जो ये जो होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, ये H+ आयन मुक्त करते हैं। तो इसके प्रभाव को इसके द्वारा और इसके प्रभाव को इसके द्वारा क्रिया करके फाइनली क्या कर दिया जाता है,
खत्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, उदासीन कर दिया जाता है। और इसी के कारण से इस अभिक्रिया को नाम दे दिया गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या दिया जाएगा? कई बार पूछी गई ये अभिक्रिया कि अम्ल व क्षार की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? तो अम्ल के प्रेक्षित प्रभाव को क्षार के द्वारा, क्षार के प्रेक्षित प्रभाव को अम्ल के द्वारा उदासीन कर दिया जाता है, फलस्वरूप ये कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब इसमें जो लवण बनता है, इस लवण की प्रवृत्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई है, इससे जो लवण बनेगा वो किस प्रकार का रहेगा, ये थोड़ा हल्का क्षारीय रहेगा या हल्का अम्लीय रहेगा, किस प्रकार का लवण रहेगा। तो इस लवण की प्रवृत्ति जो होती है वह निर्भर करती है किस अम्ल और क्षार के ऊपर, कि किस अभिक्रिया के अंदर जो अम्ल या क्षार जो है वो किस प्रकार के हैं और किस प्रकार से, तो फिर चर्चा करते हैं। जैसे मैंने पहले एक बात की थी कि प्रबल अम्ल किसे बोला गया, दुर्बल अम्ल किसे बोला गया, जो मैंने दिखाई जब आयरन में कल्पना किया था, लिखा हुआ है कि प्रबल अम्ल किसे बोला गया और प्रबल क्षार किसे बोला गया। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं कि जो लवण बन रहा है वह लवण किस प्रकार का होगा, प्रबल प्रकार का होगा या अम्लीय प्रकार का होगा, क्षारीय प्रकार का होगा। ये सब डिपेंड करता है कि ये अम्ल और क्षार किस प्रकार के हैं। जैसे अपन बात करते हैं, अगर अम्ल ले लिया हमने कौन सा वाला, प्रबल प्रकार का अम्ल ले लिया और क्षार भी कैसा ले लिया, प्रबल प्रकार का ले लिया। ये पहली कंडीशन की बात कर रहे हैं कि अम्ल अपने पास में कैसा है, प्रबल प्रकार का अम्ल है, क्षार कैसा है, प्रबल प्रकार का क्षार है। तो जब दोनों क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर देंगे और लवण जो बनेगा उसकी प्रवृत्ति कैसी हो जाएगी, उदासीन प्रकार की हो जाएगी। यानी दोनों प्रबल प्रकार के हैं तो दोनों एक दूसरे को निश्चित करेंगे, उससे की प्रवृत्ति लवण क्या बन जाएगी, उदासीन बन जाएगी। इससे अपोजिट अगर ये भी दुर्बल प्रकार का अम्ल है, ये भी दुर्बल प्रकार का क्षार है, तो जो अब लवण बनने वाला है उसकी प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक लगा है, दोनों दुर्बल प्रकार के हैं, दोनों आपस में क्रिया करेंगे, ये भी दुर्बल दोनों एक दूसरे को निरस्त करेंगे और लवण की प्रवृत्ति क्या बना देंगे, उदासीन बना देंगे। तीसरा, अगर ऐसा हो जाए कि अम्ल तो अपने पास में है प्रबल प्रकार का और क्षार जो है वह किस प्रकार का है, दुर्बल प्रकार का है, तो सीधी सी बात कौन जीतने वाला है, जो प्रबल होगा, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जीतेगा। और ये अगर जीत गया तो जो लवण बनेगा उसमें अपनी बूंदा प्रश्न आएगा। तो अब जो लवण बनने वाला है उसकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रकार की हो जाएगी। तो अब जो लवण यहाँ बनेगा वो लवण कैसा बन जाएगा, अम्लीय लवण बन जाएगा। चौथी कंडीशन की ओर बात करते हैं, अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर तो आ जाए दुर्बल प्रकार का अम्ल और यहाँ पर आ जाए प्रबल प्रकार का क्षार, तो अब क्या रहने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में फिर से वही बात चलेगी, दुर्बल कौन है ये बचा तो अपने प्रभाव दिखा नहीं पाएगा, प्रबल कौन है, स्ट्रॉन्ग ये हो रहा है तो अपने प्रभाव ज्यादा दिखाएगा, तो अपने प्रभाव ज्यादा दिखाएगा तो बनने वाला लवण होगा उसकी प्रवृत्ति को कैसा बना देगा, वो क्षारीय बना देगा। तो यहाँ पर जो लवण बनेगा वह कैसा बन जाएगा, क्षारीय लवण बन जाएगा। तो ये अपने पास में कैसे क्या अभिक्रिया होगी कि अम्ल व क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं और ये अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ऐसा क्यों कहा गया है, तो अम्ल के द्वारा क्षार के प्रभाव को, क्षार के द्वारा अम्ल के प्रभाव को समाप्त कर दिया जाता है, फलस्वरूप इसकी जो प्रवृत्ति होती है वह चार प्रकार की हो सकती है और इस प्रभाव को खत्म करने के कारण से इसको उदासीन किया उसने, तो बोलते हैं उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब वो लवण की प्रवृत्ति कैसी होगी, तो वो डिपेंड करेगी अम्ल और क्षार किस प्रकार के, जैसे कि मैंने चारों का वर्णन कर दिया, ये भी प्रबल प्रकार का अम्ल है, ये प्रबल प्रकार का क्षार है तो उदासीन लवण हो जाएगा। अगर ये दुर्बल प्रकार का अम्ल है, ये दुर्बल प्रकार का क्षार है तो ये भी उदासीन लवण हो जाएगा। किंतु अगर ये ऐसा वाला हो गया कि एक प्रबल एक दुर्बल, तो जो प्रबल होगा अपने प्रभाव उत्पन्न कर देगा और उसकी प्रवृत्ति को बना देगा अम्लीय। यहाँ पर ये दुर्बल है, क्षार प्रबल है, इसकी प्रवृत्ति को क्या बन जाएगा, क्षारीय लवण बन जाएगा। अब ये प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल कौन से थे, ऊपर पहले लिखे हुए। प्रबल अम्ल की बात करें तो पहले कहा था अस्सी प्रबल प्रकार का है, अचरो3 प्रबल प्रकार का है, अस्ट्रोसो4 प्रबल प्रकार का है। दुर्बल की बात करें तो कार्बनिक अम्ल H2CO3 है, एक CH3 डबल OH है, दुर्बल प्रकार के अम्ल है। ये तो हो गए प्रबल और ये प्रकार के हो गए दुर्बल प्रकार के अम्ल हो गए। और क्षार की बात करें तो क्षार भी मैंने पढ़ा था, NaOH हो गया, KOH हो गया, ये किस प्रकार के, प्रबल प्रकार के क्षार है। और दुर्बल प्रकार की बात करें तो उसके अंदर आएगा अपने पास में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मेरकुरी मैग्नीशियम भी कहते हैं, इसकी बात हम करेंगे। तो ये कुछ एक अभिक्रिया पर बात किए मैंने कि अम्ल और क्षार जब परस्पर क्रिया करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आता है, इसको आप देखना समझना। और ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको फर्स्ट में दिखाया गया है मैंने, तो वैसे अलग अलग प्रकार के अम्ल लेना, क्षार लेना और जितनी रिएक्शन आप कर सकते हो ट्राई करना, जितना ज्यादा अपन करेंगे उतना ज्यादा अपने को समझ में आता रहेगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप पर्सनल नंबर पर मैसेज कर सकते हैं कि हमें ये दिक्कत आ रही है।
ओके, धन्यवाद।